अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वो है 10th क्लास की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर है 11 और हमारा टॉपिक है आज का जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपके साथ मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ अहम खसूसियात आपके साथ शेयर करने लगा हूं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मुंसलिक हैं। ये वो खसूसियात हैं जिनकी बेस पे हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से उसका क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। तो आपकी बुक के अंदर जरा वावा प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, तकरीबन 10 प्रॉपर्टीज दी हुई हैं और वो ये 10 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं आपके सामने और हमने इन्हीं 10 प्रॉपर्टीज को आज के लेक्चर में 1 बाय 1 शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ और इनके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इसका नाम है ओरिजिन। बच्चों याद रखना, जो आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसकी जो ओरिजिन है, मींस जहां से वो हमें मिलता है, वो क्या होते हैं जी? वो होते हैं हमारे पास या तो प्लांट्स या बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, एनिमल्स। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो ओरिजिन है बच्चों वो क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। जबकि अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो उसकी जो ओरिजिन होती है वो होती हैं रॉक्स, चट्टानें, मिनरल्स। वहां से हमें मोस्टली क्या मिलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों ये ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस है उसकी ओरिजिन की बेस पे। चलते हैं सेकंड पे। बच्चों याद रखना, आपके पास जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है जी कंपोजिशन, बनावट, कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज से मिलके बना होता है। तो बच्चों सबसे पहले याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एसेंशियल, जो सबसे जरूरी, जो सबसे अहम इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसके बगैर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह ही नहीं सकते, तो बच्चों उस एलिमेंट का नाम है कार्बन। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन जो है वो एज ए एसेंशियल, एज ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पे मौजूद होता है। और इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इस कार्बन के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन है, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और हैलोजन्स हैं। तो बच्चों मोस्टली ये वाले एलिमेंट्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो बाकी एलिमेंट्स हैं बच्चों वो किसके अंदर पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एज ए एसेंशियल एलिमेंट के तौर पे मौजूद होता है और उसके साथ कुछ और एटम्स भी मौजूद होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन्स। और याद रखिएगा, इनको हम आमतौर पे हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, ये सारे। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम डेफिनेशन ही यही करते हैं
कि वो कंपाउंड्स जो क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव पे मुश्तमिल होते हैं। तो बच्चों याद रखना ये दो क्या कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और ये वाले जो बाकी हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं डेरिवेटिव्स। तो ये सारे एलिमेंट्स बच्चों एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद हो सकते हैं। चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे और इसका नाम है कोवलेंट लिंकेज, और मैं इसको कोवलेंट बॉन्ड भी बोल सकता था। बच्चों याद रखिएगा आपके पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके अंदर जितने भी ये एटम्स होते हैं सारे ये किस बॉन्ड की मदद से मौजूद होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं कोवलेंट बॉन्ड की मदद से। तो याद रखिएगा आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके अंदर क्या मौजूद होती है कोवलेंट लिंकेज मौजूद होती है, या हम उसी को क्या बोल सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड बोल सकते हो बच्चों आप, के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो डिफरेंट एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट लिंकेज। और बच्चों याद रखना ये जो कोवलेंट बॉन्ड है या ये जो कोवलेंट लिंकेज है ये स्टूडेंट याद रख लो पोलर भी हो सकती है और नॉन पोलर भी हो सकती है। जबकि ये आप 9th में पढ़ चुके हो पोलर क्या बला है और नॉन पोलर क्या है। जबकि अगर हम सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो उनमें मोस्टली जो है वो आयोनिक बॉन्ड मौजूद होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये भी हमारे पास एक मेजर डिफरेंस है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होता है आयोनिक बॉन्ड। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। बच्चों याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आप जानते हो अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व लाइक रूल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होना चाहिए, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होना चाहिए। तो बच्चों याद रखना आमतौर पे सिवाय एक दो केसेस के आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन बच्चों याद रखना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट, जिसको मैं क्या बोल रहा था बच्चों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कह रहा था, उसी को हम क्या बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और भी बच्चों बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसके अलावा एक और भी बड़ा मशहूर है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। बच्चों इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं सॉल्युबल, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों वो मोस्टली वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये हमारे पास एक फोर्थ डिफरेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। चलें स्टूडेंट्स हम चलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ और इसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। के आया ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है या नहीं। अगर हो जाए तो गुड कंडक्टर, अगर ना हो
तो बैड कंडक्टर। याद रखो 9th में आपने पढ़ा था कि हम हर उस चीज को गुड कंडक्टर बोल सकते हैं या तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर उसके पास फ्री आयंस मौजूद हों। बच्चों याद रखना, ये हमारे पास आयोनिक तो है ही नहीं, कोवलेंट नेचर है, तो इसका मतलब है आयंस तो यहां है नहीं। बाकी रह गई फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात, तो यहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते क्योंकि यहां कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन रखता है और हर जगह वो 4 बॉन्ड बना रहा होता है, जो अदर एटम्स होते हैं वो भी बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो बच्चों आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि कोवलेंट बॉन्ड की वजह से अगर आयोनिक बॉन्ड होता तो हम इसे गुड कंडक्टर बोलते, क्योंकि इनके अंदर क्या मौजूद होता है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। उसकी वजह से बच्चों हम इनको क्या समझते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रख लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। आपसे कोई भी पूछे कि भैया ये बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, तो आपने कहना है भाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट लिंकेज दे आर कंसिडर एज अ बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि अगर हम इनके मुकाबले में दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उनमें होता है आयोनिक बॉन्ड, और स्टूडेंट याद रखना वो क्या होते हैं इनके मुकाबले में ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। चलते हैं 6 प्रॉपर्टी पे, और इसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बच्चों याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, और जो चीजें होती हैं नॉन पोलर, बच्चों याद रख लो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, उनमें जो फोर्सेस होती है वो होती हैं वॉन्डर वाल फोर्सेस या वेरी वीक फोर्सेस। उन वीक फोर्सेस की वजह से बच्चों आपकी बुक में लिखता है कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं भाई, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बच्चों क्या होते हैं, लो। और वो इन्हीं फोर्सेस के लिए एक और वर्ड इंट्रोड्यूस करता है आपकी बुक में, कहता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी नेचर वोलाटाइल नेचर होती है। अब आपको एक और नया वर्ड सुनने को मिला, वोलाटाइल। बच्चों ऐसे सब्सटेंस जो जल्दी से वेपर में चले जाएं, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल इन नेचर। मीन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी वोलाटाइल नेचर होती है, और इसी वोलाटाइल नेचर की वजह से बच्चों हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लो। तो आपसे कोई भी सवाल करे कि व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो आपने सिर्फ एक बोलनी है वजह कि भाई इनकी नेचर क्या होती है, वोलाटाइल नेचर, इसलिए हम कहते हैं कि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो। चलते हैं 7 प्रॉपर्टी की तरफ, और वो है स्टेबिलिटी। मींस और बच्चों याद रखना, यहां अगर हम एज कंपेयर टू हम आयोनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, तो उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई, और वो लेस वोलाटाइल होते हैं। उनमें स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेबिलिटी की तरफ। बच्चों याद रखना, आमतौर पे एक वर्ड यूज किया जाता है स्टेबिलिटी के लिए कि भाई कोई भी चीज जितनी ज्यादा मजबूत है वो उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। मींस जिसके अंदर जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी वो उतनी ज्यादा क्या होती है, स्टेबल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था
कि भाई इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही वीक होती हैं, इसका मतलब है इनके जो बॉन्ड है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीक, लिहाजा इनकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम। तो आपने सिर्फ एक, आपकी बुक में क्या लिखता है, कहता है भाई जिस चीज के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो हो समझ जाओ वो क्या होगी, लेस स्टेबल। तो याद रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, लेस स्टेबल। और लेस स्टेबल की वजह क्या है बच्चों, लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये वजह है। जबकि अगर हम यही बात इनऑर्गेनिक के लिए बोले तो मैंने अभी बोला कि उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, तो फिर अंडरस्टूड है कि वो स्टेबल भी क्या होंगे, ज्यादा। चलते हैं 8 प्रॉपर्टी की तरफ। बच्चों याद रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंबस्टन, कंबस्टन का मतलब होता है बर्न होना, क्या जलते हैं, आपके सामने है। सबसे छोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन गैस, सुई गैस, जो हमारे घरों के अंदर मौजूद होती है, जो हम चूल्हे के अंदर जलाते हैं, क्या वो बर्न होती है, बिल्कुल होती है। तो बच्चों याद रखना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर कंबस्टन की एबिलिटी मौजूद होती है। और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा नहीं है कि सब में, वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन जितनी ज्यादा होती है उसके अंदर कंबस्टन की प्रॉपर्टी उतनी ही क्या होती है, ज्यादा। तो याद रखिएगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजुअली जिनके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगी, हाई, बच्चों उनके अंदर क्या मौजूद होती है, कंबस्टन की एबिलिटी मौजूद होती है। जबकि अगर हम यही बात इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए करें तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास नॉन कंबस्टन शो करते हैं, मीन उनके अंदर कंबस्टन की एबिलिटी मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट बेटा जी हम बात करते हैं आइसोमरिज्म की। इसके ऊपर मैं पहले से अपने लेक्चर में बता चुका हूं कि ये क्या होते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उसके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, तो उसकी इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म। और मैंने आपको आइसोमर्स बना के भी दिखाए थे। तो बच्चों याद रख लो आइसोमरिज्म्स की एबिलिटी वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होती है, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये एबिलिटी ना होने के बराबर होती है। और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से डिफरेंस करने के लिए ये वाली प्रॉपर्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझी जाती है कि ये फिनोमिना आइसोमरिज्म का सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। उसमें होती है कार्बन और वो कार्बन बड़ी बड़ी चेन्स बनाती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाती है और हमारे पास डिफरेंट क्या बनते हैं, आइसोमर्स, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये एबिलिटी है, इनऑर्गेनिक में ये एबिलिटी मौजूद नहीं है। 10th और लास्ट प्रॉपर्टी क्या याद करोगे, एंजॉय कर रहे हो ना। चलो 10वीं प्रॉपर्टी है जी रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों आप में भी आप लोगों ने ये पहले ना सुना हो। बच्चों रेट का मतलब वैसे एक और होता है द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये रेट का मतलब होता है। आपने वैसे चैप्टर 1 में भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा हुआ है। आमतौर पे रेट हम बोलते हैं स्पीड को, रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो उस रिएक्शन का क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों एक बात याद रखना, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं, मींस फास्ट नहीं होते, क्या होते हैं, स्लो। और बच्चों स्लो होने की आपकी बुक में जो वजह लिखता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, एक और भी मेरे पास भी है वो भी आपको बता देता हूं। बच्चों याद रखना इसकी स्लो होने की वजह ये बताता है आपकी बुक में कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं
ये मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो नेचर होती है वो होती है मॉलिक्यूलर नेचर। तो बच्चों इस मॉलिक्यूलर नेचर की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो स्लो होते हैं। बच्चों याद रख लो, अगर कहीं पे आयंस मौजूद हों तो आयंस ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, आप लोगों को याद होगा 9th क्लास में आप जब कोवलेंट कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ा करते थे तो वहां आप कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए बोलते थे कि इनके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं क्योंकि उनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, और जबकि आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड, इसलिए उनके रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। तो बच्चों याद रख लो, इनके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, स्लो। उसकी दो वजूहात आप कह सकते हो, एक तो वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं और दूसरा ये भी कह सकते हो कि उनकी नेचर क्या होती है, मॉलिक्यूलर नेचर। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, स्लो, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, फास्ट। उनमें आयोनिक बॉन्ड होता है, उनमें आयंस मौजूद होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए उनके रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, फास्ट। तो बच्चों ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको एंजॉय किया होगा और ऐसे ही केमिस्ट्री को एंजॉय करते रहो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।